हेलो हेलो हेलो। हेलो। ओके। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू राम आईएएस। वेलकम टू इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। हम सबको पता है कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आया है। उस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस अमेंडमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेंडमेंट के इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज को रियलाइज करने का ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि वक्फ बोर्ड की सबसे पहले हिस्ट्री क्या है। दूसरी बात, अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, कौन से प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स आए हैं। इससे रिलेटेड फ्यूचर जनरेशन्स पे, हमारे लैंड होल्डिंग्स पे, हमारी प्रॉपर्टी पे जो इम्पैक्ट है, जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो क्या होगा। तो इसका हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन तब लेंगे जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, सारे डिबेट्स जब फाइनलाइज हो जाएंगे, तो हम लोग इसका एक समराइज्ड पर्सपेक्टिव एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। कैसे आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन बना के अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है। ओके। यहाँ पे आपका व्यक्तिगत ओपिनियन का कोई स्पेस नहीं रहता है। यू ओनली हैव टू टॉक फैक्ट्स एंड लॉजिक। खैर, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आज के क्लास में, जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज रीसेंट रिपोर्ट्स से हाईलाइट होकर आया है कि लोकपाल एक्ट को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने लॉन्च किया था, इस एक्ट को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने इनैक्ट किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव इस डेट पे फुलफिल हो पाया है या नहीं, नंबर वन। क्यों नहीं हो पाया है, क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, लेट अस एनालाइज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप आउट कर दिया था। उसके बाद से हम लोगों को इलेक्टोरल ट्रस्ट्स में ज़्यादा इंक्रीज्ड एक्टिविटी देखने को मिली है। तो क्या होता है ये इलेक्टोरल ट्रस्ट और कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वील एनालाइज दैट। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है नेपाल का याला ग्लेशियर, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल ग्लेशियर वॉच लिस्ट में अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है, क्या ये ग्लेशियर एक्सटिंक्ट हो रहा है, एंड इज द ग्लोबल वार्मिंग रियली कमिंग इनटू प्ले, वी विल एनालाइज दैट। अदर देन दैट, इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर। इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे लिए इस एक्ट के अंदर, ये जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे एस्पेक्ट को अगर हम लोग यहाँ स्टडी करें तो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आया है कि आपका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर और द श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, जिसको कि हम लोगों ने जो कि 1960 से इसरो के स्पेस मिशंस को सपोर्ट कर रहा है, उसको उसका थर्ड लॉन्च पैड अब मिल गया। यानी कि एडवांस्ड जो आपके फ्यूचर के स्पेस मिशंस होने वाले हैं, जिनसे हम लोग क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, उसका वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। स्टार्टिंग ऑफ जो हमारा लोकपाल और लोकयुक्त एक्ट है, 2013 में अन्ना हजारे, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जी ने एक एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया और उसी साल 2013 में ही लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट को पास कर दिया गया। तो क्या होता है ये लोकपाल का मतलब क्या होता है और लोकयुक्त का मतलब क्या होता है, और कैसे ये डिराइव्ड है पॉलिटिकल ऑम्बुड्समैन के इंपॉर्टेंट स्कीम्स से, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग लोकपाल की बात करें या लोकयुक्त, न्यूज में सबसे पहले ये इसलिए आया है क्योंकि रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस से हमको ये पता चला है कि 2013 से लेके अब तक, यानी कि पूरे 12 सालों बाद सिर्फ और सिर्फ 24 इन्वेस्टिगेशंस इस एक्ट के अंदर करे गए हैं।
और इन 24 इन्वेस्टिगेशंस यानी कि उन केसेस का इन्वेस्टिगेशंस जहाँ पे हमको करप्शन का थोड़ा बहुत चांस या प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा था, उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी जो पनिशमेंट अनाउंस किया गया है या फिर कोई एक्शन अगर लिया गया है, तो वो सिर्फ मात्र गिनती के 6 केसेस ऐसे हैं जिनको प्रोसिक्यूट आज तक, आज की डेट में किया गया है। तो क्या होता है लोकपाल और लोकयुक्त, कितनी पावर्स होती हैं इस अथॉरिटी के पास, क्या जुरिस्डिक्शन है, कहाँ से हम लोग ये इंस्पिरेशन लेकर आए हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, बहुत ब्रीफ में हम लोग समझते हैं। ऑम्बुड्समैन का बेसिक मतलब होता है मिडिलमैन। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को अपॉइंट करता है, जिसके पास कोई भी सिटीजन किसी भी बैंक, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, कोई भी कंप्लेन है जाके कंप्लेन कर सकता है। अब उसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, एनबीएफसीज और इवन इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है। तो एक मिडिलमैन होता है जो कि पब्लिक को सुपीरियर मोस्ट अथॉरिटी के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर तक, ये करता है ऑम्बुड्समैन। पॉलिटिकल स्पेस में ऑम्बुड्समैन का बेसिक मतलब ये है कि ये सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस को सुने और उसकी सुनवाई के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन ले। अगर कोई सिटीजन हमारे प्रधानमंत्री जी के भी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो लोकपाल का काम है कि इस कंप्लेंट को कैरी फॉरवर्ड करे और कोई एक्शन ले। अब अगर लोकपाल जैसी अथॉरिटी का ज्यूरिसडिक्शन हाईएस्ट ऑफिस यानी कि प्राइम मिनिस्टर तक रीच आउट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी होगी। और इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? क्या ये अचानक से ही 2013 में रैंडमली एक मूवमेंट हुआ और हम लोगों ने एक्ट पास कर दिया, या काफ़ी सालों से हम लोग अपनी पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में ऐसा कुछ हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस ऑफिस को 1971 से लेकर 2008 में पार्लियामेंट ने काफ़ी बार कई सारे लोकपाल बिल्स पास करने की कोशिश करी, पर हर बार हम लोग असंभव हो गए। आपकी जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी है 1996 में जो इस्टेब्लिश हुई थी, दे कॉइंड द टर्म लोकपाल कि हमारी कंट्री को एक लोकपाल मिलना चाहिए। सबसे पहले जो ऑफिशियल बेसिस पे रिकमेंडेशन आया था दैट वाज बाय द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी। फिर 2011 में जो जन लोकपाल आंदोलन स्टार्ट हुआ था, फाइनली ये सब्सटैंशिएट हुआ सन 2013 में, जब लोकपाल और लोकयुक्त एक्ट हम लोगों ने पास किया। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन हमको पता है प्रधानमंत्री से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक एक्सटेंड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड जुरिस्डिक्शन है जिसमें काफ़ी सारे ऑफिशियल्स इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लोकयुक्त की बात करें तो लोकयुक्त आ जाता है आपके स्टेट लेवल पे, यानी कि राज्य सरकार के लेवल पे। लोकयुक्त जो आपके राज्य सरकार के लेवल पर आ जाता है, यहाँ पे आपके आते हैं चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे आपके आ जाते हैं स्टेट लेवल से रिलेटेड जितने भी आपके पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स हैं, वो सब के सब आपके लोकयुक्त में आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम लोग लोकयुक्त की बात करें तो ये सेंट्रल एक्ट है, बट सेंट्रल यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव ने इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट पे अभी तक पूरी तरीके से इम्पोज नहीं किया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि या तो ये सेंट्रल एक्ट को अडॉप्ट कर ले या फिर अपना खुद का ही एक लोकयुक्त एक्ट इस्टेब्लिश करे, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब चलिए जानते हैं कि लोकपाल को अपॉइंट करने की प्रक्रिया हमारे देश में क्या है। तो लोकपाल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और इसका जो नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करती है अपॉइंटमेंट्स कमिटी। अपॉइंटमेंट्स कमिटी इज बेसिकली चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें आपके मेंबर्स हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ये अपॉइंटमेंट कमिटी नाम रेकमेंड करती है, प्रेसिडेंट लोकपाल को अपॉइंट करते हैं। तो यू कैन एनालाइज कि अपॉइंटमेंट कमिटी में इतने इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, यानी कि इसमें ये इंश्योर किया जा रहा है बाय एडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि लोकपाल जो अपॉइंट हो रहा है रूलिंग पार्टी से रिलेटेड उस लोकपाल की तरफ कोई भी बायस नहीं है, एकदम न्यूट्रल फिगर है। पॉलिटिकली एकदम ही जो न्यूट्रल फिगर होती है ज़्यादातर
उन्हीं का हम लोग एज अ लोकपाल चयन करते हैं ऑन द प्रिटी मच द सेम लाइंस जैसे हम लोग गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं. So that is the entire thing about the लोकपाल. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लोकपाल चीफ मिनिस्टर के करप्शन केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं, साथ ही साथ लोकायुक्त भी सीएम और एमएलए से रिलेटेड करप्शन केसेस को हैंडल कर सकते हैं. और ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है टूल है एट द डिस्पोजल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. तो चैलेंजेस क्या है, क्यों इतने नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इतने कम हैं, क्यों इतने नंबर ऑफ केसेस कम है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर ऐसा सवाल खड़ा हो सकता है हम लोगों के माइंड में कि भाई नंबर ऑफ केसेस अगर ज़्यादा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अगर ज़्यादा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र आपके 6 केसेस हैं, राइट? क्या करप्शन को फाइट करने वाली अथॉरिटी ही करप्ट है? कैन दैट बी अ पॉसिबिलिटी? या फिर लोकपाल इज जस्ट लाइक एनएचआरसी, लोकपाल इज जस्ट लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे ऑफिसर्स जिसके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर है, अ टाइगर विदाउट इट्स टीथ. So that is the prime question that we must be asking and debating upon. Moving on to the next topic, that is Sriharikota spaceport. India का एक लौता spaceport? No, definitely not. We have the Thumba Equatorial Launch Center, TELS, that is in the state of Kerala, right? But श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि एक इम्पॉर्टेंट स्पेसपोर्ट साबित होता है. सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं. और ये एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्पेसपोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? रीजन बीइंग ये एनर्जी एफिशिएंसी के नाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस. ओके, तो सतीश धवन was basically known as the father of experimental fluid dynamics research in India. इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं विक्रम साराभाई को इन्होंने सक्सीड किया था. एंड जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से लेके अब तक इनसैट यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इस स्पेसपोर्ट से लॉन्च हम लोग कर चुके हैं. तो ये इंडिया की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटीज को ये इस लेवल तक एनहांस कर चुका है. अब तक इंडिया के 100 मिशन ये कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस बाकी सारी कंट्रीज भी प्रेफर करती हैं कि अपनी सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च करें. न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि 3rd लॉन्च पोर्ट इस स्पेसपोर्ट को अभी रिसेंटली मिला है, जिससे फ्यूचर में जो इंडिया के सस्टेनेबल स्पेस मिशंस हैं जिसमें आपका GSLV MK3 एंड PSLV MK3 इंक्लूडेड है. बेसिकली इसको हम लोग बनाएंगे. इसका जो इंजन होगा लॉन्च इंजन, दैट विल बी सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक. सेमी क्रायोजेनिक या क्रायोजेनिक लॉन्च इंजन होगा जिसमें कि हम लोग लिक्विफाइड ऑक्सीजन या फिर केरोसिन का यूज करके यहाँ से इंजन्स को हम लोग लॉन्च करेंगे. तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है. काफ़ी सारे एडवांटेजेस है. नंबर 1, पॉपुलेशन बहुत ही ना के बराबर है, तो कल को कोई मिशन गलती से भी बैकफायर कर जाए, फेल कर जाए, डैमेजेस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है. रॉकेट से रिलेटेड जितना भी डेबरी है या तो वो जाके गिरेगा बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में. दैट इज वेरी मच मैनेजेबल एंड कन्वीनियंट. एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ये लोकेशन प्रोवाइड करता है, चाहे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले या स्पेस से रिलेटेड बाकी सारे रिसोर्सेज की बात कर ले. तो तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, नंबर 1, कि ये इक्वेटर के थोड़ा सा करीब है, विच मीन्स कि ग्रेविटेशनल पुल का जो इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा इंटेंस ऑब्वियसली है, राइट? बट यहाँ पे इक्वेटर के थोड़ा सा पास होने के कारण इसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है, राइट? ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो जो अर्थ के जो रोटेशनल स्पीड है, वी ऑल नो कि इक्वेटर के पास यू हैव
you must be aware about the concept of centrifugal force, right? एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कोई भी व्हीकल को जब भी हम लोग स्पेस में लॉन्च करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की, थ्रस्ट की और प्रेशर की आवश्यकता हमको लगती है। बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की और एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है whenever we want to launch a vehicle from श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट। तो इसका बेसिक अगर हम प्राइम रीजन देखें तो पहले से ही यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल रही है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। जितने भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम फ्यूल और कम एनर्जी की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग कोई और किसी और लोकेशन पे अपना स्पेस स्टेशन बनाते तो। शायद यही एक रीज़न है कि काफ़ी सारी कंट्रीज इसी स्पेस पोर्ट को प्रेफर करती हैं टू लॉन्च देयर व्हीकल्स, राइट। वन थिंग, ऑर्बिटल वेलोसिटी की का बेसिक मतलब है कि 450 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहले से ही एक पुश मिल रहा है, एक वेलोसिटी मिल रही है लॉन्च व्हीकल को। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। यहीं पे अगर हम लोग दूसरे स्पेस पोर्ट की बात करें, दैट इज द थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च स्टेशन जो कि केरला में स्थित है, दैट इज इवन मोर क्लोजर टू द इक्वेटर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस पोर्ट है, टर्ल्स। एंड यहाँ पे यूजुअली इसको यूज किया जाता है टू लॉन्च दी साउंडिंग रॉकेट्स। साउंडिंग रॉकेट्स यानी कि वो रॉकेट्स जो कि रिसर्च में काम आते हैं। अब ये जो लोकेशन है ये अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के काफी करीब है। It is very close to the magnetic equator of the earth, that is essentially primarily it is defined by the movement of the intertropical convergence zone। मैग्नेटिक इक्वेटर के करीब होने के कारण यहाँ पे जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से अगर लॉन्च करे जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में आया है, याला ग्लेशियर जो कि नेपाल में लोकेटेड है। अब इस याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी रिस्क में इंक्लूड किया गया है। 2024 के ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी रिस्क जो कि यूनाइटेड नेशंस का, यूनेस्को का प्राइमरी, ये यूनेस्को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ और संस्थाओं का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, राइट। इस साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर रिकग्निशन का टैग यानी कि स्टेटस मिला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर रिकग्निशन 2025। And because it has been defined as the International Year of Glacier Recognition, याला ग्लेशियर के साथ साथ आइसलैंड का एक ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया है। 2022 में ऑक जोकुल नाम का जो आइसलैंडिक ग्लेशियर था उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि 33 ईयर्स के गैप के बाद जो सैटेलाइट की नई इमेज आई थी उसमें हमको आइस के रेमिनेंट्स ही नहीं मिले, ग्लेशियर ही नहीं मिला, एज कंपेयर टू व्हाट वी सॉ 33 ईयर्स अगो। And something similar is happening to the Yala Glacier of Nepal जो कि इंडियन समर मानसून से और भी ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। हम सबको पता है टिबेट क्या है, टिबेट इज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, टिबेट इज़ द रूफ ऑफ द हिमालयाज। एंड ओवर हीट हो जाता है ड्यूरिंग द इंडियन समर। इंडियन समर में ओवर हीट होने के कारण लो प्रेशर सेल्स बनने लगते हैं जो कि मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपका जो याला ग्लेशियर है एसेंशियली इट इज लाइक सिवियरली इम्पैक्टेड बाय द इंडियन समर मानसून विंड्स। याला ग्लेशियर इज सिवियरली इम्पैक्टेड बाय द इंडियन समर मानसून विंड्स, सो दैट इज वन एस्पेक्ट ओवर हियर। साथ ही साथ और जो ग्लेशियर्स न्यूज में आए हैं दैट इज द पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर जो कि वेनेजुएला में स्थित है। Pico Humboldt Glacier that is located in Venezuela, and the Agu Glacier that is located in China basically. Okay, moving on जो आपका दूसरा important aspect न्यूज़ में है that is अगेन यूपीएससी ने ग्लेशियर एंड रिवर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो, यू कैन मैच एंड रिवाइज। आप मैप देख लो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इंडिया में कौन से हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है
ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर आता है, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट की। इंडिया में जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसका क्या स्टेटस है आज की डेट में। हम सबको पता है 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप आउट, कंप्लीटली स्क्रैप आउट कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप आउट करने के बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट हो गया एज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। And what is that one key difference between electoral bond and electoral trust is कि electoral bond हम लोग electoral bonds के थ्रू डोनर का नाम publicly disclose नहीं कर सकते हैं। Okay, whenever we are talking about the electoral bond, we cannot disclose the name of the donor. Okay, we cannot disclose the name of the donor publicly. बट वेन इट कम्स टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट का एक सबसे पहला ही क्राइटेरिया होता है पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ डोनर। बट हियर्स अ कैच यहाँ पे ये है कि हम लोग डोनर का नाम तो पब्लिक में डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट फैक्ट इज कि पब्लिक का नाम, पब्लिक डोनर का नाम हम लोगों ने मान लीजिए कल को डिस्क्लोज कर दिया, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है, अमाउंट को हम लोग पब्लिकली डिस्क्लोज। तो व्हाट इज एन इलेक्टोरल ट्रस्ट? काफी सारे इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं, राइट, द ट्रस्ट एंड द बेनिफैक्टर नेम्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यू कैन हैव अ लुक, गो थ्रू इट। बेसिकली इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, एनजीओज और एनपीओज की बात करते हैं, तो इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मतलब इम्प्लीकेशन ये है दैट इट इज़ रजिस्टर्ड इन सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या फिर 1956 का कंपनीज एक्ट देखे तो सेक्शन 25 ऑफ 1956 कंपनीज एक्ट और सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर आपके सारे जैसे एनपीओज रजिस्टर होते हैं वैसे ही आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट भी रजिस्टर किया जाता है। दूसरी बात जो इसका प्रोविजन है, यानी कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में अगर कोई भी इंडिविजुअल डोनेट करता है या फिर कोई भी इंडियन कंपनी भी अगर डोनेट करती है तो वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 13 के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। Okay, another important fact that you should know about the electoral trust is that it is regulated by section 13 of the Income Tax Act 2013, 1961, my bad, regulated by the Income Tax Act of 1961. तो ये जो आपके important aspects हैं, that is leading electoral trusts in India, okay, that is guided or governed by section 13 of the Income Tax Act 1961. बेसिकली कौन कौन इसका एलिजिबल डोनर बन सकता है? तो इसके अगर एलिजिबल डोनर्स की बात करें तो जितने भी आपके इंडियन सिटीजन्स हैं, जितने भी आपके इंडियन सिटीजन्स हैं, प्लस जितनी भी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है 2013। तो हमारी कंट्री में कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर रजिस्टर होती है दैट इज कैटेगराइज्ड एज अ लीगल पर्सन। जैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और उनको लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन का स्टेटस दिया जाता है। वन थिंग। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कि इसमें आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स इंक्लूडेड नहीं है। 1 2 आपके इसमें बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल बिजनेस ओनर्स इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर आप सोल बिजनेस ओनर हो या फिर अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हो तो आप एज एन इंडियन सिटीजन डोनेट करो, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी देन ओनली यू हैव द बेनिफिट ऑफ डोनेटिंग टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। So this is just a very what you can say a brief technicality that you should know। ठीक है, तो इससे क्या होता है,
अगर हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स को अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर आया है कि नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, ये अपनी ट्रांसपेरेंसी तो एनहांस कर सकती है, बट जो लार्ज कॉर्पोरेट डोनर्स है उसका जो इन्फ्लुएंस है ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो आपके लार्ज कॉर्पोरेट डोनर्स को इनमें जो वैलिडिटी मिली हुई है, फिर से चांसेस है क्योंकि इसमें नेम्स रिवील किए जाते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल लॉबिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा चांस है टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक सच लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन डोनर्स के फेवर में हो। ओके, तो दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट। ठीक है, डोनर की एलिजिबिलिटी, डोनेशंस में इसमें कौन डोनेट नहीं कर सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी फॉरेन एंटिटी है, कोई भी दूसरी कंट्री का नागरिक इसमें डोनेट नहीं कर सकता है, कोई भी सरकारी कंपनी इसमें डोनेट नहीं कर सकती है, यानी कि इसमें कोई भी फॉरेन सिटीजन डोनेट नहीं कर पाएगा, कोई भी पीएसयू या फिर कोई और चैरिटी या ट्रस्ट, कोई और एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट इस पे डोनेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इशूज जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आए थे कि डोनर का नाम नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं डिस्क्लोज होता है, बट जो डोनेट कर रहा है वो डिस्क्लोज होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम डिस्क्लोज होता है। ठीक है, अगर हम लोग पब्लिक डिस्क्लोजर की बात करें तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में ना डोनर का नाम डिस्क्लोज हो रहा था, ना अमाउंट डिस्क्लोज हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज हो रही थी। इलेक्टोरल ट्रस्ट में आपका रिवर्स है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज्ड है, आपका डोनर का नाम डिस्क्लोज्ड है, बट उसमें अमाउंट आपका डिस्क्लोज नहीं है, वन। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी उतना भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है जिसको इसको परसीव किया जाता है, राइट। So that is another important aspect. Recasting insolvency resolution. ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, और ये डिसोल्यूशन से कैसे डिफरेंट होता है। मतलब क्या होता है इंसॉल्वेंसी का, वन थिंग। दूसरी चीज़ है डिसोल्यूशन से क्या, इसका इंसॉल्वेंसी का मतलब पेइंग बैक कैपेसिटी। जब भी कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर कोई पर्सन, कोई लीगल एंटिटी के पास कैपेसिटी खत्म हो जाती है टू पे बैक टू इट्स क्रेडिटर्स, तो जब इसको लीगली डिक्लेयर किया जाता है तो लीगल डिक्लेरेशन के वक्त इसको इंसॉल्वेंट का टर्म हम लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब तक इसको हम लोग लीगली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं दैट द एंटिटी कैन नॉट पे बैक टू इट्स क्रेडिटर्स, तब तक इंसॉल्वेंसी वर्ड प्ले में नहीं आएगा। बैड डेट कह सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह सकते हैं, बट विदाउट द लीगल डिक्लेरेशन। अब ये लीगल डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, इंडिविजुअल्स के केस में आपका डेप्ट ट्राइब्यूनल दे रहा है, राइट। कंपनीज के केस में आपका नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनीज लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स का रोल है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि इंसॉल्वेंसी के बाद दो आउटकम्स निकल कर आते हैं। पहला कि एसेट्स को बेच के हमने सारे डेब्ट के क्राइसिस को रिजॉल्व कर लिया, रेजोल्यूशन, या फिर कंपनी के एसेट्स, परमानेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच के हम लोगों ने डिसॉल्व कर लिया, यानी कि कंपनी के एसेट्स बेच दिए, कंपनी डिसॉल्व हो गई, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, और क्रेडिटर्स को या तो पे बैक कर दिया या फिर उनके लोन्स को हम लोगों ने रीफाइनेंस कर दिया, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002। सरफाइसी का जो एक्ट आया था सन 2002 में, तब से उसकी शुरुआत हो गई थी। ऑलराइट, तो ये आपका इंसॉल्वेंसी वर्सेस डिसोल्यूशन वर्सेस रीफाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की यहाँ पे बात करें तो आपके इसमें क्रेडिटर्स और बोरोवर्स आ जाते हैं, राइट। अगर कोई क्रेडिटर या बोरोवर एनसीएलटी को या फिर डेप्ट ट्राइब्यूनल को अप्रोच करता है तो उसका केस आईबीसी के अंडर ले लिया जाता है।
केस को एडमिट करने के बाद 30 डेज तक एक लेंडर्स की यानी कि क्रेडिटर्स की एक कमिटी इस्टेब्लिश होती है कि कैसे हम लोग अपने क्रेडिट को, अपनी डेप्ट को इस इंडिविजुअल के साथ मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी कोशिश करी जाती है कि डिसोल्यूशन तक बात ना आए, ट्राई किया जाता है कि हम लोग रीफाइनेंस कर ले इस लोन को यूजिंग द थर्ड पार्टी रीफाइनेंस एजेंसी। अगर रीफाइनेंस के सारे ऑप्शंस क्लोज आउट हो चुके होते हैं तो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है। अगेन फोकस ऑन द टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर रहे हैं, फोकस यही दिया जाता है कि रेजोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और जहाँ पे रेजोल्यूशन आ जाता है वहाँ पे मतलब होता है कि कंपनी को या तो हम स्टेक होल्डर्स किसी और को देते, स्टेक होल्डरशिप, राइट, यानी कि रिजॉल्व करो पहले डेप्ट, दैट इज द प्रायोरिटी। 180 दिन मिलते हैं क्रेडिटर्स की कमिटी को डिसाइड करने के लिए कि डेप्ट को रिकास्ट कैसे किया जाए, और 90 डेज का एक एडिशनल विंडो पीरियड मिलता है कि प्लान अगर ये फाइनल है तो वी शुड गो अहेड विद इट। अधिकतर अगर 75% यानी कि 3/4% का अग्रीमेंट आ जाता है तो डेप्ट की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। अगेन यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब आ जाता है आपका रीफाइनेंस, कि आपने लोन को रिकवर करने के लिए थर्ड पार्टी रीफाइनेंस एजेंसी का यूज़ किया है। एग्जाम्पल आप ले लो सिडबी, एग्जाम्पल आप ले सकते हो किसी भी NBFC का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो। रीफाइनेंस कल को अगर फेल हो जाती है तो ही कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है। रीफाइनेंस अगर फेल हो गया, रेजोल्यूशन नहीं हो पाया, तो जब कंपनी के एसेट्स फाइनली लिक्विडेट हो जाते हैं यानी कि एसेट्स को बेचने की नौबत आ जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हेन वी अराइव एट रेजोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। अब यहाँ पे बॉटल नेक्स क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, एंड प्राइमरीली ये IBC जो है बार बार न्यूज़ में आता है। हम सबको पता है कि रेजोल्यूशन का जो परसेंटेज है काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज क्या है, NCLT की तरफ से क्या कमी आ रही है, NCLAT की तरफ से क्या कमी आ रही है, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम लोग कैसे और बढ़ा सकते हैं। लेट अस ब्रीफली, वेरी वेरी ब्रीफली डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके दो एजेंसीज इन्वॉल्व है। पहला है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, दूसरा है अपना नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। दैट इंडिकेट्स व्हाट, ड्यूअल रेगुलेशन, ड्यूअल रेगुलेशन और ड्यूअल कंट्रोल। आप एक ही ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल का जो मर्जर हुआ था एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ हुआ था, राइट। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि ओवरलोड हो चुका है सिस्टम। NCLT को 1999 में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, बट वो आज के इकोनॉमिक लैंडस्केप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी। तीसरा जो बॉटलनेक आता है, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो आपके प्रोफेशनल्स हैं या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, यूजुअली यूज़ किया जाता है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड से ले लेंगे, या कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आपके कॉस्ट अकाउंटेंट्स, और व्हाट वी कैन से इज जो फाइनेंस रिस्क एंड मैनेजमेंट से क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं। दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया। यूजुअली FRM इज द क्राइटेरिया, फाइनेंस रिस्क एंड मैनेजमेंट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे बॉटलनेक यहाँ पे आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कोर जो रेजोल्यूशन के प्रोसेस से डील करता है अगर कोई इंडिविजुअल, वो कोर नॉलेज, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की अभी भी एक हमको देखो तो डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑलराइट। बैकलॉग बहुत है केसेस में। बैकलॉग यानी कि हम लोगों ने जो पहले से ही लेवरेज दे रखा है 180 दिन का, फिर 90 डेज का एक्स्ट्रा लेवरेज दे रखा है, वो अब एक्सटेंड होके 716 700+ डेज, मतलब 2-3 साल लग रहे हैं क्रेडिटर्स की कमेटी को डिसाइड करने में कि डेप्ट को कैसे मैनेज किया जाए। ओके, so that is another important challenge that insolvency related issues that our country is facing is increased number of backlogs.
ठीक है, तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के साथ ये कैसे अलाइन होता है जाके, और कैसे हम लोग यहाँ पे अपने टाइमली रेजोल्यूशंस को facilitate करें. What we can do is we can take inspiration from the global best practices. We can take inspiration from our own practices, जो शायद हम लोग कुछ केस स्टडीज, कुछ मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, और रिफॉर्म्स को धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट, इंडिविजुअल्स के लिए द इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूनल इन इंसॉल्वेंसी इज डेब्ट रिकवरी tribunal. That is the debt recovery tribunal. Thank you so much for joining me in this session. Till then, take care. See you. Bye bye.